हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक जो रैपिड रिवीजन कोर्स मैंने स्टार्ट किया है आपकी इस लास्ट टाइम प्रिपरेशन को थोड़ा एज करने के लिए, उसी के लिए आज हम नेक्स्ट क्लास स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे स्टीरियो केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो कल के सेशन में हम कवर कर चुके हैं और आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसमें कि आपके CSIR नेट के और सेट के क्वेश्चंस डेफिनेटली उस पार्ट में से आते हैं, उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस का रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस को स्टडी करने से पहले हमें फर्स्ट टर्म जो आना चाहिए वो ये होता है कि कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। What are conformers? तो देखिए, जब मैंने आपको कल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग कराई थी तो वहां पर आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हम कल के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉन्फर्मर्स की। तो कॉन्फर्मर्स बेसिकली स्टूडेंट्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनको कि हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, यानी कि सिंपल सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करके आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आइसोमर्स कॉन्फर्मर्स कहलाते हैं। और इन कॉन्फर्मर्स को यदि हम इनकी एनर्जी के बारे में स्टडी करें, इनके स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करें, तो वो पूरी जो स्टडी है वो कहलाती है कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथेन। इथेन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हम CH3 और CH3, ये एक तरह से इथेन हो गया C2H6। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। यदि इसको सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम यहाँ पे बताएं तो ये फ्रंट कार्बन है, इसमें ये 3CH सिग्मा बॉन्ड इस तरह से, और ये पीछे वाला कार्बन इसमें 3CH सिग्मा बॉन्ड इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, CH सिग्मा बॉन्ड है। ये एक फॉर्म है इथेन का, इसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। जब आगे वाले ये 3CH सिग्मा बॉन्ड इसके जस्ट पीछे वाले 3CH सिग्मा बॉन्ड को कंप्लीटली कवर कर लें, इनके बीच का जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री आ जाए, यानी कि जो फ्रंट कार्बन का CH सिग्मा बॉन्ड है और पीछे वाले कार्बन का जो CH सिग्मा बॉन्ड है वो इस तरह से होंगे फ्रंट से, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को हाइड करेंगे। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, इसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल। तो एक्लिप्स्ड जो कॉन्फर्मेशन होता है उसमें 0, 120, 240 इस तरह से डायहेड्रल एंगल्स होते हैं। और अगर हम बात करें स्टैगर्ड फॉर्म की, इसी को ही यदि हम स्टैगर्ड फॉर्म में देखें तो अगेन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सपोज ये हमारा फ्रंट कार्बन था, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, जो बैक कार्बन है यहाँ से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया। तो अब पीछे वाले कार्बन पे 3CH सिग्मा बॉन्ड इस तरह से आ गए, ये फॉर्म क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड। अब आगे वाला ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है और पीछे वाले कार्बन का ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच का जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्री। तो ये फॉर्म क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमने इथेन का एक फॉर्म देखा एक्लिप्स्ड और दूसरा फॉर्म यहाँ पर देखा स्टैगर्ड। अब इक्लिप्स्ड फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म में बदलने के लिए या स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अलोंग ही रोटेशन कराना है। तो ये दोनों आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्फर्मर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। इनका एनालिसिस, इनकी एनर्जी को स्टडी करना, स्टेबिलिटी को स्टडी करना, वो सब पार्ट किस में आएगा, कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस में। अब अगर यहाँ पर हम एनर्जी या स्टेबिलिटी को कंसिडर करें तो एक एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में, इथेन में एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी कि एक्लिप्स्ड फॉर्म कितनी अनस्टेबल है स्टैगर्ड से, वो कितनी होगी, 3 किलो कैलोरीज पर मोल, या तो आप 3 किलो कैलोरीज कह दें, और अगर किलो जूल्स में यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये कितना गैप आएगा, 12 का, क्योंकि आपको पता है 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 किलो जूल,
राइट। तो अगर हम किलो जूल्स में ले रहे हैं तो ये अमाउंट कितना आएगा 12 का, और अगर आप किलो कैलोरीज पर मोल में ले रहे हो तो ये जो डिफरेंस है ये 3 किलो कैलोरीज पर मोल में आएगा। इट मींस इथेन का जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है वो स्टैगर्ड के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरीज पर मोल ज़्यादा है, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज, उतनी कम हो जाएगी, राइट। तो वो स्टेबल कम हो जाएगा, इट मीन स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाएगा हमारा स्टैगर्ड, और एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी इक्लिप्स्ड की। अब यहाँ पर क्यों ये डिफरेंस आया एनर्जी का, क्यों इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी जो है वो 12 किलो जूल पर मोल ज्यादा है, तो उसका रीजन देखिए यहाँ पर होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जब कार्बन कार्बन हम कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड है और इस पे इस तरह से ये 3CH सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, तो इन बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शन होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH सिग्मा बॉन्ड, इनके बीच का जो रिपल्शन है, हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। इस म्यूचुअल रिपल्शन के कारण यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होता है और उस स्ट्रेन को कहा जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। एंड ड्यू टू दिस टॉर्शनल स्ट्रेन इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको जो इनका म्यूचुअल रिपल्शन के कारण इंटरेक्शन होती है वैल्यू वो आपको आनी चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है तो 4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है। तब आपको पता है इथेन के अंदर क्या कंडीशन है, जैसे ये एक CH सिग्मा बॉन्ड है, I'll just change the color of the pen, आपको क्लियरली दिख जाए, ये एक CH सिग्मा बॉन्ड है, ये इस CH सिग्मा बॉन्ड से रिपेल करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ रिपेल करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ रिपेल करेगा। इसका मतलब 3 बॉन्ड्स हैं जिनका रिपल्शन हो रहा है, और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 किलो जूल। तो यानी कि 3 बॉन्ड्स है तो 4 × 3 ये कितना आ जाएगा 12, राइट। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया 12 का। इसी तरह से अगर हम इथेन के बाद प्रोपेन देखें तो प्रोपेन के अंदर चेंज कहाँ पर होगा, सिर्फ अगर मैं यहाँ पर कहूँ जैसे ये हमारे पास CH3 ये हमारे पास इथेन था, अब एक हाइड्रोजन को हम चेंज कर दें CH3 ग्रुप से तो CH3 CH2 CH3 ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा प्रोपेन का। प्रोपेन के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो रिपल्शन है टॉर्शनल स्ट्रेन तो है ही, इसके साथ साथ स्टेरिक रिपल्शन भी हो जाएगा। जबकि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे सपोज CH3 ग्रुप आ गया, ये प्रोपेन बन गया, तो इस हाइड्रोजन और इस CH3 के बीच में स्टेरिक रिपल्शन ये भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना होता है, एक प्रोपेन में स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म में यदि मैं एनर्जी का डिफरेंस देखूँ ना, ये स्टैगर्ड और ये इक्लिप्स्ड, किसका केस प्रोपेन, तो ये 3.4 का डिफरेंस आएगा किलो कैलोरीज पर मोल। तो 3.4 को अगेन हम किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 14 किलो जूल हो जाएगा। अब ये 14 क्यों हुआ, तो उसका रीजन देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल के बीच में रिपल्शन है और इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी दी 6, तो एक तो किसके कारण हो गया, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, मगर बाकी दोनों रिपल्शंस किसके बीच में रहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन कितना हुआ 4, राइट। तो 6 के बाद हमने क्या ऐड कर दिया 4 और 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 14, और ये 14 किलो जूल पर मोल ही डिफरेंस आता है किसके बीच में, एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म यदि हमने प्रोपेन का लिया, ये हमने प्रोपेन का लिया। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर होगी बिल्कुल, इस स्लाइड में कोई भी डिफरेंस आपको कोई डाउट नहीं होगा। और अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर। अब हम यहाँ पर लेते हैं ब्यूटेन का केस। ब्यूटेन के अंदर आपको एग्जाम में जो फॉर्म्स मिलते हैं वो कई बार इस तरह से मिलता है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपको स्टडी कर लेना चाहिए। सबसे पहले एंगल्स को स्टडी करिए। देखिए अगर हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, आई विल जस्ट चेंज अगेन, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हो 0 से लेकर आप कहाँ पर गए
30 डिग्री, और 30 डिग्री से आप कहाँ पे गए 90 डिग्री, 90 से कहाँ गए 150, और 150 से यहाँ पे हो गया आपका 180 डिग्री। ये सारा प्लस में चल रहा है, दूसरी साइड में सब कुछ माइनस में चल रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत क्लियरली मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द टॉर्शन एंगल बिटवीन 30 टू 150, यानी कि हमने कहाँ से एंगल लिया 30 से लेके 150, अगर हम प्लस में चल रहे हैं, और अगर हम माइनस में चल रहे हैं तो भी -30 से -50, वो सारे के सारे क्लाइनल्स कहलाते हैं। इट मींस अगेन हमने ये वाला पोर्शन लिया तो ये सारे के सारे क्लाइनल्स कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर का पोर्शन, यानी कि यहाँ से, तो ये पूरा ऊपर वाला सिन, नीचे वाला एंटी, तो यहाँ पर देखो ये सिनक्लाइनल हो गया, राइट। यहाँ पे ये क्या हो गया सिनक्लाइनल, राइट। ये नीचे का पोर्शन एंटी का होता है तो एंटीक्लाइनल, और ये भी क्या हो गया एंटीक्लाइनल, राइट। अब आप ये वाला पोर्शन देखो 0 से 30, 0 से 30 या 150 से 180, 150 से 180, राइट। ये वाली कंडीशन क्या रहेगी, सारी आपके पास जो कंडीशन है वो पैरीप्लेनर की है। तो यहाँ मिड से ऊपर सारा सिन, तो सिन पैरीप्लेनर, मिड से नीचे सारा एंटी, तो एंटी पैरीप्लेनर। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया इस चीज का होना चाहिए। इसका टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिख दिया है। 30 से 150, चाहे पॉजिटिव में जाओ नेगेटिव में जाओ, वो क्या कहलाएगा क्लाइनल, राइट। 0 से 30 एंड 150 से 180 वो सारा क्या कहलाएगा पैरीप्लेनर। अब आपको देखना है या मिड से जितना ऊपर है वो सारा सिन, और जितना नीचे है वो सारा एंटी फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ब्यूटेन की कंडीशन देखें तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो ब्यूटेन का होता है वो ये एंटी फॉर्म होता है, एंटी पैरीप्लेनर, राइट। एंटी पैरीप्लेनर में दोनों जो बल्की ग्रुप है मिथाइल वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी एंटी फॉर्म की। यदि हम एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो लोएस्ट एनर्जी एंटी की होगी। तो ब्यूटेन के केस में अगर हम कहें तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होगा एंटी। एंटी के बाद नेक्स्ट आपके पास कंडीशन यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जिसको हम ग्वाचे फॉर्म कहते हैं या सिनक्लाइनल फॉर्म कहते हैं। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म रहेगा जिसमें कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप इस तरह से ग्वाचे कंडीशन में होंगे। तो इसके बाद एंटी के बाद स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी आपके ग्वाचे फॉर्म की। ग्वाचे फॉर्म के बाद अब आपके पास पार्शियल इक्लिप्स्ड जो कंडीशन आती है जिसमें मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन को इस तरह से ढक रहा है, ये आपके पास एंटीक्लाइनल कंडीशन जो है ये एक्लिप्स्ड की है। एक्लिप्स्ड कह दीजिए, पार्शियल एक्लिप्स्ड कह दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सबसे लीस्ट जो कंडीशन स्टेबल रहेगी वो हमारे पास फुली एक्लिप्स्ड रहेगी, वो फुली एक्लिप्स्ड रहेगी, ठीक है। फुली एक्लिप्स्ड कंडीशन कौन सी होगी, जब मिथाइल ग्रुप को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये सारी हमने बात की स्टेबिलिटी की, राइट। स्टेबिलिटी में एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्वाचे, देन एक्लिप्स्ड एंड देन फुली एक्लिप्स्ड। और अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी फुली एक्लिप्स्ड की, देन एक्लिप्स्ड की, देन क्वाचे एंड देन एंटी। तो ये कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस आपका रहेगा पूरा का पूरा ब्यूटेन का। उसके बाद बात करते हैं हम हेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो आपके पास चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाएगा चेयर। चेयर के बाद नेक्स्ट होता है आपके पास ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बाद बोट फॉर्म, और बोट फॉर्म के बाद लास्ट में अगर हम लीस्ट स्टेबल बात करें दैट इज हाफ चेयर, राइट। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपका चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बोट, देन बोट एंड देन हाफ चेयर। ये आपका ऑर्डर किसका रहेगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का। और अगर मैं बात करूं आपसे कि एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी तो सबसे ज्यादा देखो हाफ चेयर, हाफ चेयर के बाद बोट फॉर्म, देन ट्विस्ट बोट, और लीस्ट एनर्जी चेयर फॉर्म की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई क्यों चेयर फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है बोट से। मेन दोनों जो कंडीशंस है वो तो हम चेयर और बोट ही लेते हैं ना। चेयर फॉर्म बोट फॉर्म से स्टेबल क्यों है उसका देखिए
सबसे फर्स्ट रीजन हम क्या मानते हैं? पहले तो बोट फॉर्म के अंदर फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स जो होते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो रिपल्शन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड, यदि हम एक चेयर फॉर्म को देखें तो हम जब उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि एक चेयर फॉर्म को हम दो स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन से मिलके बना हुआ मानते हैं, राइट? ये किसको बनाया हमने? चेयर को। और अगर हमने दो इक्लिप्स्ड फॉर्म ले लिए ऑफ इथेन तो उससे क्या बन जाएगा? बोट फॉर्म। अब एक एक्लिप्स्ड और एक इथेन के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। अगर आपने 2 ले लिए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 का। मगर एक चेयर और एक बोट के बीच में अगर हम बात करें चेयर और दूसरी तरफ हम बात करें बोट, राइट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 7.1 किलो कैलोरीज पर मोल का होता है, राइट? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है चेयर और बोट के बीच में 7.1 का, ये क्यों आया? अब एक जो चेयर फॉर्म है वो 2 स्टैगर्ड से बना, एक बोट फॉर्म 2 इक्लिप्स से बना, एक इक्लिप्स्ड और एक जो स्टैगर्ड है इथेन, उसके बीच का डिफरेंस है 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 का डिफरेंस तो आना चाहिए था, मगर 7.1 क्यों आया? एडिशनल जो 1.1 आया है डिफरेंस, वो इसलिए आया है फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स का रिपल्शन बोट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को अगर हम सम अप कर ले तो ये डिफरेंस 7.1 किलो कैलोरीज पर मोल का आ जाएगा। तो आई थिंक साइक्लोहेक्सेन का कंप्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि साइक्लोहेक्सेन में यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना है तो वो कहाँ पे लगेगा? देखिए, इन जनरल रूल यही कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट की आपको लगाने की 2 पोजीशंस हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। इस डायग्राम में सारी पोजीशंस बहुत क्लियरली बताई हुई हैं। जैसे अगर ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, तो इस तरह से जो परपेंडिकुलर पोजीशंस हैं वो सारी एक्सियल हैं और इसी प्लेन में जो है वो सारी इक्वेटोरियल है। मगर बनाओगे सारी 1 अप 1 डाउन इस तरह से, तो आप देख सकते हो एक्सियल अपसाइड, एक्सियल डाउन साइड, राइट? इसी तरह से एक्सियल अपसाइड, एक्सियल डाउन साइड, एक्सियल अपसाइड, एक्सियल डाउन साइड, 1 अप 1 डाउन, मगर सारी की सारी इस तरह से परपेंडिकुलर है। इसी तरह से इक्वेटोरियल में भी ऐसे ही बनाएंगे, डाउन साइड अपसाइड, डाउन साइड अपसाइड, डाउन साइड अपसाइड। तो इनको बनाने का यही तरीका है। अब इन जनरल अगर हम बात करें कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए प्रेफर्ड पोजीशन होती है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करे इंस्टेड ऑफ एक्सियल। क्लियर? अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो इस CH3 और इसके थर्ड पोजीशन पे यानी कि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे, तो थर्ड पोजीशन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो इसके साथ रिपल्शन शो करेंगे। तो इन 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए प्रेफर्ड कंडीशन क्या रहेगी कि रिंग की फ्लिपिंग कर लो, जो बल्कि ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले आओ। जब ये पोजीशन इक्वेटोरियल को ऑक्यूपाई करेगा मिथाइल ग्रुप, तो अब यहाँ पर स्मॉलर ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन रह जाएगा, राइट? तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा प्रेफर्ड पोजीशन किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की इक्वेटोरियल रहेगी इंस्टेड ऑफ एक्सियल, क्योंकि अगर वो एक्सियल पोजीशन पर आता है तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस प्रेजेंट हो जाएंगे जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हो कि जैसे जैसे आपने, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से आप सब्स्टिट्यूएंट को इंक्रीज करते गए साइज में, तो K की जो वैल्यू है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्वेटोरियल कन्फर्मर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सियल कन्फर्मर, यानी कि जितना इक्वेटोरियल फॉर्म ज्यादा होगा उतना K ज्यादा होगा। तो देखिए KH से जैसे जैसे आप बड़े ग्रुप्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे K की वैल्यू जो है वो K कितना इंक्रीज होता रहेगा, धीरे धीरे K की वैल्यू आप देख सकते हो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स
परसेंटेज इक्वेटोरियल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हाइड्रोजन है तो ये 50% के करीब है, मगर जैसे जैसे बल्की ग्रुप्स आ गए जो एक्सियल फॉर्म है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता जाएगा और इक्वेटोरियल फॉर्म जो है वो हाई परसेंटेज में मिलने लग जाएगा। अब इसको यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप इस डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हो। ब्रोमीन का एडिशन आपको पता है हमेशा ट्रांसफॉर्म में होता है। इट मीन्स डबल बॉन्ड पे एक ब्रोमीन अपसाइड एक ब्रोमीन डाउन साइड जुड़ेगी। तो सपोज यहाँ पे इस तरह से ब्रोमीन को ऐड किया तो देखो ये वाला भी एक्सियल, ये वाला भी एक्सियल, तो दोनों पोजीशंस जो Br ने है वो ऑक्यूपाई किया एक्सियल, ट्रांस डाइएक्सियल कंडीशन बनी। अगर रिंग की हम फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग करते ही क्या हो जाएगा, दोनों एक्सियल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्वेटोरियल में। जब फ्लिपिंग करते हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाता है और एक पोजीशन हम आगे चले जाते हैं। तो जब ये दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशंस पे Br आ गया तो ये अब जो कॉन्फर्मर है ये स्टेबल ज्यादा हो गया। ट्रांसफर भी है, ये डाउन साइड ये अप साइड, तो दोनों Br अपोजिट डायरेक्शन में, मगर क्योंकि दोनों ने इक्वेटोरियल पोजीशन ली है तो ये वाला जो कॉन्फर्मर है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड देखते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, ग्वाचे इंटरैक्शंस वैल्यू आपको दी गई है कि यदि एक मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप से इंटरैक्ट करता है, एक मिथाइल ग्रुप दूसरे Br से इंटरैक्ट करता है और एक Br दूसरे Br से इंटरैक्ट करता है, तो ये वैल्यूज कितनी आती हैं, 3.3, 0.8 एंड 3 किलो जूल पर मोल, राइट। इट मीन्स मिथाइल का मिथाइल के साथ इंटरैक्शन ज्यादा है, Br का Br के साथ ज्यादा है, तो ये ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर अपोजिट होने चाहिए क्योंकि इनके इंटरैक्शंस की वैल्यू ज्यादा है, राइट। मिथाइल और Br ये साथ साथ में आ सकते हैं क्योंकि इसके लिए वैल्यू कम है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें देखें, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। उसके कारण देखो Br और Br दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मिथाइल एंड मिथाइल दोनों मैक्सिमम दूरी पर, मिथाइल और H या मिथाइल और Br ये पास में आ सकता है क्योंकि इनके कारण इंटरैक्शन 0.8 ही है, बट दोनों जिनके बीच में इंटरैक्शन ज्यादा हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वन। यहाँ पर देखो मिथाइल और मिथाइल भी पास में, Br और Br भी पास में, तो इट कैन नॉट बी द आंसर। यहाँ पर भी मिथाइल मिथाइल पास में, Br Br पास में, इट कैन नॉट बी द आंसर। यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल तो दूर है तो इट कैन बी द राइट ओरिएंटेशन, मगर Br और Br पास में आ गए तो इसलिए ये भी करेक्ट चॉइस नहीं होगी। आपका करेक्ट आंसर सेकंड रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यूज फॉर द गिवन सब्स्टिट्यूएंट इन साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट यदि एक्सियल में है, फ्लिपिंग रिंग की हो रही है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है कि ये इक्वेटोरियल में आ जाए। अब ये कब इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड में मूव करेगा इक्विलिब्रियम कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहता है। कब करेगा, जब ये ग्रुप बड़ा होगा। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना जल्दी वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वन हो जाएगा, फेनिल, फिर CH3 एंड देन CN। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कॉन्फर्मर B इज मोर स्टेबल देन A। बी में देखो ये भी इक्वेटोरियल, यहाँ पे ए में ये भी इक्वेटोरियल, यहाँ पे ये भी एक्सियल और ये भी एक्सियल। अब ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है कि आने वाला ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर भी आ सकता है। तो इट मींस जितना छोटा ग्रुप होगा उसी कंडीशन में वो एक्सियल पे आ पाएगा। जैसे जैसे ग्रुप का साइज इंक्रीज हो जाएगा वो इक्वेटोरियल को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। तो सेकेंड वुड बी द राइट आंसर। Now moving towards the next question, the most stable conformation of the second fluoroethanol। देखिए अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन जनरल
कॉन्फर्मर्स में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में इक्वेटोरियल पे आता है, मगर कई जगह पे ग्वाचे इंटरैक्शंस के कारण आप देख सकते हो कि ग्वाचे फॉर्म स्टेबल ज़्यादा होती है। ग्वाचे इंटरैक्शंस में फ्लोरीन और यहाँ OH का जो हाइड्रोजन है, यानी कि इस हाइड्रोजन को यदि मैं इस तरह से बना दूँ तो यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ड्यू टू द ग्वाचे इंटरैक्शंस, आपने जब ब्यूटेन का पढ़ा था उस वक्त हमने देखा था कि एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है, मगर यहाँ पर एंटी फॉर्म नहीं, यहाँ पे ये ग्वाचे फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ग्वाचे इंटरैक्शंस होते हैं। तो इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकती है और इस कारण से ग्वाचे इंटरैक्शंस के कारण ये फॉर्म ग्वाचे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, एंटी से भी ज़्यादा। Next, among the structures given below, the most stable conformation. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप है इनकी डायरेक्शन एक ही है, ये भी अपसाइड, ये भी अपसाइड एंड ये भी अपसाइड, राइट? अब इसमें करेक्ट ऑप्शन देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मगर अब बाकी के क्यों नहीं है? देखो, ये भी अपसाइड, ये भी अपसाइड, ये भी अपसाइड, राइट? ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। क्लियर? तो 2 एक्सियल 1 इक्वेटोरियल। सेकंड वाले में देखो, अपसाइड डाउनसाइड डाउनसाइड, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। फोर्थ वाले में देखो, डाउनसाइड अपसाइड अपसाइड, मगर हमें तो तीनों ही अपसाइड चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, ये अपसाइड, ये भी अपसाइड, ये भी अपसाइड। क्लियर? ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, तो इट मींस 2 इक्वेटोरियल 1 एक्सियल। अब आपको इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड में से देखना है, तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर। उसका रीजन क्या है कि 2 इक्वेटोरियल पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और 1 एक्सियल पे आ रहा है, राइट? 1 एक्सियल पे आ रहा है और यहाँ पे 2 एक्सियल पे आ रहे हैं, 1 इक्वेटोरियल पे आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वन हो जाएगा। Then moving towards the next question, among the following structures given below, the one that corresponds to the most stable conformation. अब आपको यहाँ पे सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन बनाना है, तो अगर मैं इसको इस तरह से चेयर फॉर्म में ले लूँ तो आपके पास कंडीशन क्या है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, मिथाइल ग्रुप और OH दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इट मींस अपसाइड है, राइट? तो मिथाइल ग्रुप को मैंने इक्वेटोरियल यहाँ पे पोजीशन लिया। अब इसके बाद OH ग्रुप आ जाएगा, ये वाला। अब ये OH जो है 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देंगे, तो यहाँ पे इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला, कि मिथाइल ग्रुप को हमने इक्वेटोरियल लिया और ये जो H है, अगर मैं इसको इस तरफ ड्रॉ कर दूं तो इनके बीच में इंटरैक्शंस हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेकालेंस पे हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिस एंड ट्रांस डेकालेंस। डेकालेंस देखिए, जब 2 रिंग्स फ्यूज होती हैं साइक्लोहेक्सेन की तब बनते हैं डेकालेंस। अब ये जब दोनों रिंग्स फ्यूज हो रही हैं उसके बेसिस पे ट्रांस और सिस 2 तरह के डेकालेंस बनते हैं। तो अब आपको इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन बी एंड डी स्टेटमेंट्स है। उसका रीजन देखो, हमने कहा ट्रांस आइसोमर इसमें सिस से ज्यादा स्टेबल होता है। अब ट्रांस डेकालेंट की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा क्यों होती है, उसका रीजन देखिए, जब हमने ट्रांस डेकालेंट बनाया, दोनों रिंग्स को फ्यूज किया गया, राइट, तब आप देख सकते हो जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, तो इसमें कौन से पोजीशंस इसकी ऑक्यूपाई हो रही हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं ना, दोनों रिंग्स को जब फ्यूज किया तो इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाई हुई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल और साथ में क्या हो रहा है, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ई ई, ये क्या हो गया, ई ए, तो दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, जब यहाँ पर दोनों जो ग्रुप्स वो इक्वेटोरियल पे आए हुए हैं, दोनों ग्रुप्स कहाँ पर आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर आ रहे हैं, राइट? तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, और यहाँ पे क्या है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, तो इसलिए सिस की स्टेबिलिटी कम हो गई। तो सेकंड ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है कि ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन द सिस आइसोमर।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि सिस डेकालेंस जो हैं इसमें अगर हम देखें यहाँ पर अंडरगो द रिंग फ्लिपिंग। अब इसमें रिंग फ्लिपिंग क्यों हुई? रिंग फ्लिपिंग का कारण यहाँ पर क्या है सिस डेकालेन का? उसमें देखो अगर हमने फ्लिपिंग की तो इक्वेटोरियल चेंज हो जाएगा एक्सियल में फ्लिपिंग करके, तो ये अनस्टेबल फॉर्म क्रिएट हो गया। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल एक्सियल, अगर फ्लिप किया तो एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। तो आपके पास सिस आइसोमर अंडरगोज द रिंग फ्लिपिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी एंड डी यहाँ पे राइट चॉइसेस हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट कोरस्पॉन्ड्स द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको ये स्ट्रक्चर देखना है। आपके पास 6 मेंबर्ड की रिंग दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिथाइल अपसाइड, ये OH अपसाइड, और ये मिथाइल कैसा है, डाउन साइड। तो अगर मैं इसको इस तरह से 6 मेंबर्ड की रिंग में बनाना चाहूँ तो किस तरह से बनाऊंगी, एक मिथाइल और इसके अपोजिट यहाँ पे OH ग्रुप, दोनों अपसाइड है, तो ये मिथाइल अपसाइड, ये वाला OH अपसाइड। तो हमने ये मिथाइल बना लिया, ये वाला ग्रुप क्या बना लिया, OH। जहां पे OH है उसके एडजेसेंट एक और मिथाइल है जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर एक मिथाइल इस तरह से आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये थर्ड वन हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपके पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रोमीन एटम्स। तो अगेन आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में ब्रोमीन कहाँ पर आएगा। तो इसको यदि मैं इस तरह से 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में बनाऊं दोनों को, तो अब देखिए मिथाइल और मिथाइल दोनों कैसे हैं, अपसाइड है, राइट। तो यहाँ पर हमने मिथाइल अपसाइड, ये रहा मिथाइल अपसाइड, इस मिथाइल के साथ ये Br अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स ये Br यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया आपका एक्सियल, राइट। इस वाले में देखिए ये मिथाइल और ये Br, ये दोनों क्या है, अपसाइड, तो हमने क्या कर दिया, ये मिथाइल और ये Br अपसाइड। इस मिथाइल के साथ में एक मिथाइल है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने ये मिथाइल इस जगह लगा दिया, तो ये वाला Br किस जगह आ गया, इक्वेटोरियल। तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक्सियल इन A, इक्वेटोरियल इन B, दैट वुड बी द राइट ऑप्शन, ये वाला। तो ये सारी चीजें आज हमने कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस की स्टडी की। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।